हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अजय क्लासेस पर। मैं अजय कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस नए वीडियो क्लास में। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और यह पॉलिटी सब्जेक्ट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले, क्योंकि अगर आप क्रम से पढ़िएगा तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो हम जो बात करने वाले हैं आज की क्लास की, इसका टॉपिक जो है यह है संविधान सभा की मांग। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा की मांग। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा था पहले और दूसरे वीडियो में, किस प्रकार से जो है भारत धीरे धीरे गुलाम हो रहा था, अंग्रेजों का आगमन हुआ, भारत ने अंग्रेज को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर शासन करने लगा, अंग्रेजों की राज व्यवस्था यहाँ पर चलने लगी। यानी कि भारत की जो शासन व्यवस्था थी वह किसके अंदर में आ गई, तो वह अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। और अंग्रेज के द्वारा ही बनाए गए अधिनियम, उनके द्वारा ही बनाए गए नियम का हमें पालन करना पड़ रहा था। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने तरह तरह के अधिनियम को बनाकर हमारे भारत भेजा था, ताकि हम उस व्यवस्थाओं को, हम उन नियम को मान सके और उनके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सके। जैसे आपने पढ़ा था 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट। इस प्रकार से कई सारे एक्ट, कई सारे अधिनियम को अंग्रेज ने ब्रिटिश संसद से पास करके वहां से भेजा किसके लिए, तो भारतीयों के लिए। और यह सारे अधिनियम जो आए थे वह केवल और केवल अंग्रेजों के फायदे के लिए, न कि भारतीयों के फायदे के लिए। और इस बात की अनुभूति होने पर जो है भारत वालों ने विद्रोह करना शुरू किया, संविधान की मांग करनी शुरू कर दी और अपनी राज व्यवस्था की मांग शुरू कर दी। साथ ही साथ संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे थे। ये सारी चीजों को आपने पिछले कक्षा में जान लिया है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, हम वैसे नेताओं की बात करेंगे जो कि संविधान सभा की मांग के लिए सबसे आगे रहे थे। यानी कौन कौन ऐसे नेता रहे हैं जो कि संविधान सभा की मांग को लेकर हमेशा अंग्रेजों के सामने खड़े रहे, और उनको हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान सभा की मांग की और संविधान की मांग की, तो सर्वप्रथम नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक, जिसे कि बीजी तिलक के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक साहब ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से, याद रखिएगा दोस्तों, स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार जो है स्वराज की मांग की, पहली बार संविधान की मांग की गई थी। यानी कि पहली बार स्वतंत्रता की मांग की गई थी और खुद की राज व्यवस्था की मांग की गई थी। तो आपको याद रखना है, सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की मांग यानी स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई, तो वो बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के द्वारा। और कब की गई, तो 1895 ईस्वी में। और किसके माध्यम से, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि यह औपचारिक मांग नहीं थी, यह एक अनौपचारिक मांग थी। यह कैसी मांग थी, तो यह एक अनौपचारिक मांग थी, यह एक दर्शन के रूप में थी, न कि यह एक औपचारिक मांग थी। इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिसे कि हम बापू के नाम से भी जानते हैं, यह भारतीय राजनीति में जो है सक्रिय हो चुके थे। आपको पता होगा कि 1915 में जो है वे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद जो है वे भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए थे। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में यंग इंडिया जो कि अब उनकी पुस्तक थी, यंग इंडिया नामक पुस्तक में जो है इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी, यानी कि संविधान की मांग की थी। इसके बाद आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1924 ईस्वी में, मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी की ओर से, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी की ओर से जो है मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद हम बात करते हैं एम एन रॉय। एम एन रॉय जो है इन्होंने 1934 में, एम एन रॉय ने 1934 में पहली औपचारिक मांग रखी थी। तो दोस्तों, यहाँ आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, तो बीजी तिलक के द्वारा। लेकिन यह एक अनौपचारिक मांग थी। लेकिन पहली बार औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, तो एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। कब, तो 1934 में, 1934 में। इसके बाद एक पार्टी जो उस समय काफी प्रसिद्ध थी वह थी कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस के द्वारा भी 1935 में स्वराज की यानी कि संविधान सभा की मांग की गई थी, और यह कांग्रेस की जो है पहली मांग थी संविधान सभा की। तो दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बीजी तिलक साहब, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय, इन लोगों ने संविधान सभा की मांग की, तो इसके बाद 1935 में जो है कांग्रेस ने भी क्या किया, तो संविधान सभा की मांग की। इसके अलावा
जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1936 में 1936 में संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। यानी संविधान सभा के जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, क्योंकि संविधान जो है एक व्यक्ति तो बनाएंगे नहीं, उनके लिए तो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, तो वह वयस्क मताधिकार के द्वारा आएंगे। यह बात किसने कहा था, तो यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दोस्तों यह कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको एग्जाम्स की दृष्टि से याद रखने हैं, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम जो है स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग किए थे, कब, तो 1895 में। इसके अलावा महात्मा गांधी 1922 में यंग इंडिया के माध्यम से संविधान सभा की मांग किए थे। इसके बाद मोतीलाल नेहरू 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा। इसके बाद एम.एन. रॉय 1934 में पहली औपचारिक मांग रखी थी। एम.एन. रॉय ने पहली औपचारिक मांग रखी थी, कब, 1934 में, 1934 में। और जो है आप इसमें एक बात याद रख सकते हैं कि यह जो एम.एन. रॉय हैं, यह जो है भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के जो है जनक माने जाते हैं। तो आपको यह सवाल के तौर पर भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, तो वो है एम.एन. रॉय। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा जो है 1935 में पहली मांग की गई संविधान सभा के लिए। और अंतिम में जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 1936 में कहा कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वह कैसे आएंगे, तो वयस्क मताधिकार के द्वारा आएंगे। तो दोस्तों यह संविधान सभा की मांग करने वाले वह व्यक्ति थे जिनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब चूंकि संविधान सभा की मांग बार बार की जा रही थी, एक बार में तो अंग्रेज सुनने वाले थे नहीं, तो कई बार संविधान सभा की मांग की गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक अंग्रेजों के द्वारा जो है संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में कोई भी बातें सामने नहीं आई थी। इससे पहले जो है 1935 का अधिनियम आ चुका था, यानी 1936 से पहले जो है 1935 का अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा आ चुका था, लेकिन इस अधिनियम में भी भारत की संविधान सभा की कहीं पर कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो संविधान सभा की बातों को जो है अंग्रेज मान गए जब भारत में संविधान सभा का निर्माण हो गया। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर वह कंडीशन क्या थी जिनके कारण जो है अंग्रेजों ने भारत की संविधान सभा को मंजूरी दे दी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर अंग्रेज कब और क्यों भारतीयों की मांग जो थी संविधान सभा की उसको पूरा करने के लिए वह तैयार हो गए थे। तो अगर हमें यह समझना है तो हमें पहुंचना है कहां, तो हमें पहुंचना है 1939 से 1945 के मध्य। क्यों, क्योंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था यह 1939 से 1945 का समय, इस समय क्या था कि अंग्रेज बुरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर पड़ गया था। क्यों कमजोर पड़ गया था, क्योंकि इस युद्ध में जो है यहाँ अंग्रेजों की काफी ज्यादा क्षति हो रही थी, वो भी दो तरफ से क्षति हो रही थी। कैसे, तो एक तो यूरोप में हिटलर इसे परेशान कर रहे थे और इधर एशिया से जो है जापान इसे परेशान कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दोनों ही बहुत खराब हो गई थी और अब इन्हें आवश्यकता थी किस चीज की, तो भारत की सपोर्ट की। और अब अंग्रेज चाहते थे कि भारत जो है उनका सपोर्ट करे द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए जो है अंग्रेजों को भारत की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन आखिर भारतीय जो है यह अंग्रेजों की मदद करे क्यों, जबकि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से अगर हम 1918 के मध्य की बात करें, इस समय जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे, तो इस समय अंग्रेजों की तरफ से गांधी जी को कहा गया था कि अगर भारत हमारा युद्ध में साथ देंगे तो जीतने के बाद जो है हम क्या करेंगे, भारतीयों को आजाद कर देंगे, यानी स्वतंत्र कर देंगे। और भारतीयों ने इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों का समर्थन किया, उनका साथ दिया। लेकिन फिर भी जो है अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र नहीं किया, इनकी संविधान सभा की मांग को नहीं माना। तो अब जो है भारत इनका सपोर्ट करने वाले भी नहीं थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि भारत हमारा किसी भी तरह जो है सपोर्ट करे। तो अब अंग्रेजों को यह समझ में आया कि अब एक ही तरीका है जिसके माध्यम से भारत हमारा साथ दे सकते हैं, और वह क्या है, तो वह है संविधान सभा। यानी बार बार जो भारत संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, हम इनकी पूर्ति कर देंगे, हम इनको पूरा कर देंगे तो भारत का समर्थन हमें अवश्य मिलेगा। और इस स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम, मैंने बताया इससे पहले जो है केवल भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग की जा रही थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन अब अंग्रेजों ने संविधान सभा की चर्चा की, और संविधान सभा की पहली चर्चा अंग्रेजों के द्वारा कहाँ की गई, तो अगस्त प्रस्ताव में। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। यह अगस्त प्रस्ताव जो है कब लाया गया, तो यह 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। यह 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, और यहाँ पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग को पूरा करने की जो है मंशा दिखाई थी। लेकिन यह अगस्त प्रस्ताव जो है यह सफल नहीं हो पाया।
अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे उनके बीच जो है सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका और इसलिए यह विफल रहा। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने दूसरा प्रयास किया और अब जो है एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। अब एक मिशन आया, कौन सा मिशन? तो क्रिप्स मिशन। और यह कब आया था? तो यह मार्च 1942 में, यह मार्च 1942 में आया। और इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से जो है अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जो है अंग्रेज और भारतीयों के बीच जो है रिश्ते अच्छे बन जाए और भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका और यह भी विफल रहा और भारतीयों ने भी इसे अस्वीकार किया। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो है यह जिस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव विफल रहा उसी प्रकार से क्रिप्स मिशन भी असफल रहा, यह भी जो है सफल नहीं हो पाया। लेकिन यह क्रिप्स मिशन के बारे में दो तथ्य जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, किस व्यक्ति ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो याद रखिएगा कि एमके गांधी यानी महात्मा गांधी जो है इन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखने हैं कि एमके गांधी यानी महात्मा गांधी ने जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसके बाद एक और नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि यह क्रिप्स मिशन क्या है? तो यह टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो गांधी जी ने कहा था यह पोस्ट डेटेड चेक है और नेहरू जी ने कहा कि यह टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो यह दोनों ही तथ्य आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है अब तीसरा प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और वह था शिमला सम्मेलन। तीसरा प्रयास जो था वह क्या था? तो यह था शिमला सम्मेलन। यहाँ पर भी जो है अंग्रेज चाहते थे कि किसी प्रकार जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सामंजस्य स्थापित हो और यह प्रस्ताव जो है पास हो जाए, लेकिन यह भी जो है असफल रहा। इस शिमला सम्मेलन को जो है वेवेल योजना के तहत लाया गया था। इसे वेवेल योजना के तहत लाया गया था। यह आप याद रखिएगा कि लॉर्ड वेवेल जो है उस समय वायसराय थे, तो यह वेवेल योजना के तहत लाया गया था शिमला समझौता और यह भी असफल रहा था और यह जो है 1945 में आया था। तो दोस्तों अब जो है हम 1939 से 1945 तक पहुंच चुके हैं, यानी 1939 के बाद अंग्रेज कमजोर होने लगे। उन्होंने भारत को जो है अपना सहयोग देने के लिए कहा, लेकिन यह असफल हो गया क्योंकि भारत तैयार नहीं थे और इसके लिए जो है अगस्त प्रस्ताव आए, क्रिप्स मिशन आए, शिमला समझौता हुआ, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। लेकिन इस समय यानी 1945 आते आते जो है ब्रिटेन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और वह परिवर्तन क्या है वह हम देखते हैं। तो दोस्तों अब 1945 का समय आ चुका था और 1945 आते आते जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन यह परिवर्तन क्या लाता है ब्रिटेन में इसको हमें देखना है। तो 1945 के समय तक यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इस समय तक जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था यानी पीएम था वो था विंस्टन चर्चिल। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल और यह किस पार्टी से थे? तो यह कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जैसे ही 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसी समय जो है ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे यानी चुनाव होने थे और इस चुनाव का नतीजा जो है कुछ और होने वाला था, यानी यहाँ एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यहाँ पर विंस्टन चर्चिल पीएम हुआ करते थे और यह किस पार्टी से थे? यह कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और अब जो है 1945 में 1945 में जो है यहाँ पर चुनाव होते हैं और इस चुनाव में जो है विंस्टन चर्चिल यह बुरी तरह से हार जाते हैं और दूसरी जो पार्टी है यहाँ पर लेबर पार्टी, इसके जो उम्मीदवार थे क्लेमेंट एटली साहब, इनकी यहाँ पर विजय होती है। यानी अब जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो वो क्लेमेंट एटली बन गए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1945 के इलेक्शन में जो है विंस्टन चर्चिल की जगह पर कौन बन गया प्रधानमंत्री? क्लेमेंट एटली। और एग्जाम की दृष्टि से आपको यह भी याद रखना है कि विंस्टन चर्चिल जो है यह किस पार्टी से थे? यह कंजर्वेटिव पार्टी से थे और क्लेमेंट एटली किस पार्टी से? यह लेबर पार्टी से। और यही दो पार्टी जो ब्रिटेन में होती है। और अगर हम अभी की बात करें वर्तमान में जो बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही है। तो दोस्तों अब जो है विंस्टन चर्चिल हार चुके थे, क्लेमेंट एटली जो है यह बन चुके थे प्रधानमंत्री और इनको यह समझ में आने लगा था कि अगर हम भारत को अब आजाद नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और इस चीज को जो है क्लेमेंट एटली अच्छी तरह से समझ चुके थे। और अब क्लेमेंट एटली भी चाहते थे कि भारत को आजाद कर दे, यानी उनकी जो संविधान सभा की मांग है हम उनको पूरा कर दे, क्योंकि अब जो है भारत जैसे बड़े देश को संभालना ब्रिटेन की बात नहीं रही थी। तो इसलिए जो है क्लेमेंट एटली जो है इन्होंने एक प्रस्ताव लाया, और यह प्रस्ताव कहां पर लाया, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। यानी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ दो सदन होता है, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है क्लेमेंट एटली साहब ने एक प्रस्ताव लाया, और वह प्रस्ताव क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान। यह क्या था, तो यह था कैबिनेट मिशन प्लान। और यह कब आया, तो यह 1946 में। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत को स्वतंत्र करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारत को स्वतंत्रता देना, और जो इनकी बार बार मांग हो रही थी संविधान सभा की, तो यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना। यह 14 मार्च 1946 को जो है प्रस्तावित किया गया था, कहां पर, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। और यह पास होने के बाद जो है 24 मार्च, यह 24 मार्च 1946 को जो है भारत पहुंचा। तो दोस्तों यह दो डेट आपको याद रखने हैं कि यह जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसको 14 मार्च 1946 को प्रस्तावित किया गया था, और 24 मार्च 1946 को जो है यह कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। और इस समय यानी कैबिनेट मिशन का जो प्लान बन रहा था, योजना बनी थी, इस समय जो है क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, और जॉर्ज 6, यह नाम याद रखिएगा, जॉर्ज 6 जो है यह उस समय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, यह ब्रिटेन के क्राउन हुआ करते थे। इस प्रकार से जो है अब कैबिनेट मिशन प्लान जो है यह पूरी तरह से तैयार हो चुका था, और यह भारत भी आ चुका था। तो दोस्तों कैबिनेट का मतलब क्या होता है, तो कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। यानी इस कैबिनेट मिशन में जो भी लोग होंगे वह जो है ब्रिटेन के संसद के मंत्री होंगे, यानी कि जो भी कैबिनेट मिशन के तहत वो भारत आए वह वहां पर जो है वह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे होंगे। तो यहाँ जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत व्यक्ति आए थे वह 3 व्यक्ति आए थे, जो कि आपको याद रखने हैं। इसके तहत जो 3 व्यक्ति आए थे उसमें जो पहले व्यक्ति हैं वो है पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है कि पहले जो व्यक्ति हैं वह कौन है, तो पैथिक लॉरेंस। और दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं ये है एवी अलेक्जेंडर। दूसरे नंबर पे एवी अलेक्जेंडर, यह भी नाम आपको याद रखने हैं। और जो तीसरा व्यक्ति था यह आप नाम पहले से जानते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, और यह जो है क्रिप्स मिशन के तहत भारत पहले आ चुके थे 1942 में। तो अब जो है कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, और कैबिनेट मिशन के तहत 3 व्यक्ति यहाँ पर आए, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और यह तीनों जो है वह ब्रिटेन में यानी वहां के संसद में यह मंत्री थे। तो आखिर ये कौन कौन से मंत्री थे, हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो पैथिक लॉरेंस जो है यह इस समय भारत सचिव के पद पर थे, यह भारत सचिव के पद पर थे। और भारत सचिव किसे नियुक्त किया जाता था, तो जो संसद में मंत्री होते थे उन्हीं में से एक व्यक्ति को भारत सचिव नियुक्त किया जाता था। इसके बाद जो एवी अलेक्जेंडर हैं ये जो है यह नेवी मंत्री थे। यह कौन थे, यह नेवी मंत्री थे। और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे यह व्यापार मंत्री थे, यानी कि ट्रेड मिनिस्टर थे। ये तीनों ही मंत्री थे जो कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे। और जब भी कोई मिशन यानी जब भी कोई ग्रुप आएगा तो क्या होगा, उसका एक अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर जो थे वह पैथिक लॉरेंस थे। यानी इन तीनों में पैथिक लॉरेंस जो है यह अध्यक्ष थे, और 2 मुख्य इनके जो सहयोगी थे वो थे एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत आए हुए थे। और इनके जो मुख्य उद्देश्य थे वह मुख्य रूप से 2 थे। वह 2 उद्देश्य क्या थे, तो वह देखिए, तो सर्वप्रथम तो संविधान सभा, यानी जो संविधान सभा की बार बार भारतीय मांग कर रहे थे, इस संविधान सभा का निर्माण करना। और दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना। दूसरा जो उद्देश्य था वह था अंतरिम सरकार का गठन करना। तो इस प्रकार से अब जो है भारत के लोग जो चाह रहे थे कि हमारा खुद का संविधान सभा हो, हमारा खुद का संविधान हो, अब वह पूरा होता हुआ दिख रहा था। क्यों, क्योंकि अब कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा के निर्माण की बात होने लगी। अब संविधान सभा का गठन होने वाला था।
तो दोस्तों अब जो हम जानेंगे वह यह जानेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, कितने लोग थे, कितने महिला थे, कितने पुरुष थे, कितने इसमें सदस्य थे, कितने अनुसूचित जाति से थे, कितने अनुसूचित जनजाति से थे और इस संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, कितनी बार इसका वाचन किया गया, इन सारी चीजों को हम जानेंगे, लेकिन वह अगले वीडियो में यानी कि संविधान सभा के वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।